हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था नंदगांव। जिंदगी यहाँ आराम से चलती थी। हवा में ताजी मिट्टी और चमेली की खुशबू। गांव वाले एक दूसरे को नाम से जानते थे। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे। बूढ़े लोग बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाते थे। लेकिन इस खूबसूरत जिंदगी पर डर का साया था। ये डर था पहाड़ी पर बने उस पुराने वीरान घर का। ये घर गांव के बाहर था, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब टूट रही थीं, बेलों ने इन्हें जकड़ रखा था। खिड़कियां खाली आंखों की तरफ बाहर देखती रहती थी। लोग फुसफुसाते थे कि इस घर में एक परिवार रहता था जिसका अंत बहुत बुरा हुआ था। वो कहते थे कि उनकी बेचैन आत्माएं अब भी इस घर में भटकती हैं। उनकी दर्द भरी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती हैं। उस भूतिया घर के पास जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। जिन्होंने की, उन्होंने अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया। बिना हवा के रात में दरवाजे बंद हो जाते थे। खाली हॉल में हंसी की आवाज गूंजती थी और सफेद कपड़े में लिपटी एक परछाई अक्सर बगीचे में घूमती हुई दिखाई देती थी। गांव वाले उस घर से दूर ही रहते थे। जब भी वो उसके पास से गुजरते थे तो उनके दिल डर से धड़कने लगते थे। पहाड़ी पर बना वो भूतिया घर इस बात का सबूत था कि नंदगांव के शांत माहौल के पीछे एक डरावना सच छुपा है। लाल आसमान के नीचे पुराना घर एक डरावने साये की तरह खड़ा था। हर गुजरता दिन उसकी टूटती दीवारों को और पुराना बनाता जा रहा था। छत कई जगहों से झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर जाएगी। कभी चमकदार रंग फीका पड़ चुका था, जगह जगह गंदगी और दाग थे। बगीचा जो कभी रंग बिरंगे फूलों से भरा रहता था अब एक उजाड़ जंगल बन चुका था। फूलों की क्यारियों पर कांटेदार जंगली पौधे उगाए थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। सूखे पेड़ों की शाखाएं दीवारों से टकराती थीं। उनके सूखे पत्ते हवा में डरावनी आवाज करते हुए हिलते थे। लेकिन घर की सबसे डरावनी चीज थी उसकी खिड़कियां। वो किसी खूंखार जानवर की आंखों की तरह थी, जिनकी कांच की सतह पर आसमान के बदलते रंग दिखाई देते थे। कुछ खिड़कियां टूटी हुई थीं, कांच के टुकड़े धूप में चमक रहे थे। बाकी खिड़कियों पर लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे, जो उस खालीपन को छुपाने के लिए काफी नहीं थे जो अंदर से आ रहा था। रात में घर खौफ के साये में बदल जाता था। डूबता हुआ सूरज दीवारों पर लंबी भयानक छाया बनाता था। टूटी खिड़कियों से हवा भूली आत्माओं के रोने जैसी आवाज करती हुई गुजरती थी। और कभी कभी जब चांद आसमान में नीचे होता था तो ऊपर वाले कमरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती थी, जिससे गांव वालों के बीच भटकती आत्माओं के बारे में फुसफुसाहट और बेआच जाती थी। रामू, जो नंदगांव में नया था, इन कहानियों पर हंसता था। वो शहर का लड़का था। उसका दिमाग उन अंधविश्वासों से अछूता था जो गांव में जाले की तरह फैले हुए थे। उसने फुसफुसाहटें सुनी थीं, डरावनी कहानियां जो आग के चारों ओर बैठकर सुनाई जाती थीं। लेकिन उसने उन्हें सिर्फ कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया, जो ज्यादा सोचने वाले लोगों ने गढ़ी होंगी। एक शाम जब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए तो रामू ने बड़े ध्यान से सुना जब बुजुर्ग उस पुराने घर के भूतिया इतिहास के बारे में बता रहे थे। उसने उनके चेहरों को देखा, जिन पर डर और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। जब वो भूतों और अजीबोगरीब घटनाओं का वर्णन कर रहे थे, उसके अंदर शरारत की एक चिंगारी भड़क उठी। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, रामू ने कहा। उसकी आवाज में जवानी का जोश था। ये सिर्फ कहानियां हैं जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। उसकी बातें हवा में गूंज उठी। सब हैरान होकर चुप थे। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो भूतिया घर की सच्चाई जानते थे। उसके आसपास की हवा भी डर से भरी हुई थी। सभा में सन्नाटा छा गया जब गांव के मुखिया चंदू नाम के एक बूढ़े व्यक्ति ने रामू को गंभीरता से देखा। किस्मत को चुनौती देना ठीक नहीं है नौजवान, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज उम्र के कारण खराब हो चुकी थी। पहाड़ी पर बने उस घर में ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जहां है वहीं रहने देना ही बेहतर है। लेकिन रामू, जो सबका ध्यान अपनी ओर देखकर और अपने आत्मविश्वास और संदेह के मिश्रण से भरकर पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगर वो इतना ही भूतिया है, तो रामू ने चुनौती देते हुए कहा, तो मैं वहां एक रात बिताऊंगा और मैं तुम सबको साबित कर दूंगा कि ये सिर्फ बकवास कहानियां हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया, रामू भूतिया घर के पुराने फाटकों के सामने खड़ा था। उसका पहले वाला जोश कम हो गया था और उसकी जगह उसके पेट में चल रहे डर ने ले ली थी। घर उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसकी परछाई एक बुरे संकेत की तरह फैल रही थी। एक लंबी सांस लेते हुए रामू ने चाट करते फाटकों को धक्का दिया और अंदर चला गया। हवा तुरंत भारी हो गई, जिसमें सड़ांध और वीराने की खामोशी की गंध भरी हुई थी। सिर्फ उसके पैरों के नीचे सूखे पत्तों के चलने की आवाज आ रही थी। वह घर की ओर बढ़ता रहा। उसका हर कदम खामोशी में असामान्य रूप से तेज गूंज रहा था। जब उसने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया तो वह विरोध करते हुए खुला, जिससे एक अंधेरा और धूल से भरा हॉल दिखाई दिया। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में सड़ांध की बदबू भरी हुई थी। रामू ने अपनी टॉर्च निकाली, जिसकी रोशनी अंधेरे में एक चमकदार बीम की तरह थी।
जैसे ही उसने इसे चारों ओर चमकाया, दीवारों पर परछाइयां थिरकने लगी, जो विकराल और खतरनाक आकार ले रही थी। धीरे धीरे रामू घर के अंदर चला गया। जिस कमरे में वह दाखिल होता था, वह पूरी तरह से बर्बाद हालत में था। फर्नीचर टूटा हुआ और धूल से ढका हुआ था, जो एक लंबे चले गए जीवन के अवशेष थे। दीवारें खाली थीं, किसी भी सजावट से रहित, सिवाय छिलते हुए वॉलपेपर और कभी कभी मकड़ी के जाले की। खामोशी दमनकारी थी, जो सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज और उसके चारों ओर बसते पुराने घर की कर्कश आवाज से टूटती थी। रामू इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि उसे देखा जा रहा है। उसकी हर हरकत को अनदेखी आंखों से जांचा जा रहा है।